नमस्कार साथियों। आय आपका एक बार पुनः हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। शायद उसके 15 भाग हो चुके थे और हमने 15 भागों में 15 क्लासों में मेवाड़ का इतिहास पूरा कर लिया था। आज हम एक नया इतिहास और नई रियासत का इतिहास शुरू करेंगे। आज जो हम जिस रियासत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं वो मेवाड़ के टच करती हुई रियासत है मारवाड़। आज हम किसका इतिहास पढ़ेंगे? मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास। सबसे पहले बात तो आती मारवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा भी। यहाँ पर ये मारवाड़ जो रियासत थी कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। सबसे पहले बात आती है भौगोलिक विस्तार की। तो मेवाड़ का जो भौगोलिक विस्तार था, भौगोलिक विस्तार वो मूल रूप से जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जालोर, कौन कौन से ये मुख्य मुख्य जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं तो देख लो आप इसमें, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जालोर। अब इसमें आपको कहोगे सर सिरोही, सिरोही हालांकि जालोर के टच करती हुई रियासत थी, लेकिन सिरोही पर चौहान वंश का राज था और चौहानों में भी देवड़ा शाखा थी। और अपने जोधपुर के टच करती हुई रियासत थी, अलग अलग से रियासत थी जैसलमेर। जैसलमेर रियासत अलग है और सिरोही भी रियासत अलग है। मारवाड़ में कौन कौन सा था? मोटा मोटा रूप से जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जालोर, ये मारवाड़ है। मारवाड़ में अब बात आती है भी इसमें जिस इस रियासत में वंश कौन सा था तो यहाँ पर वंश था राठौड़। कौन सा वंश था? राठौड़। तो अपने तो मारवाड़ का जो स्लोगन होता है उस पर लिखा होता है रण बांकुरे राठौड़। तो कौन से वंश था? राठौड़। अब बात यह आई किस भी ये आए कहाँ, कौन थे, कहाँ से आए थे। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन हमें इस जदोजहद में नहीं पढ़ना है कि कौन थे कहाँ से। अपने तो कोई एक दो याद रख लेने हैं। स्पेशली इनको ये मान जाते हैं कन्नौज के गढ़वाल हैं। कहाँ के गढ़वाल मान जाते हैं? कन्नौज के गढ़वाल। कन्नौज के गढ़वालों की शाखा है, कन्नौज के गढ़वाल। एक मत तो ये हो गया, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत। एक मत ये होता है भी कुछ इतिहासकारों ने दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश से संज्ञा दी है कि दक्षिण के राष्ट्रकूट है, कि दक्षिण के राष्ट्रकूट से कोई व्यक्ति इधर आया होगा और यहाँ पर आके इसने राठौड़ वंश की स्थापना कर दी थी। दक्षिण वाले पहले चल के कहाँ थे? कन्नौज आए थे और कन्नौज से कोई व्यक्ति निकल के कहाँ गया? अपने मारवाड़ में आ गया। क्योंकि आगे जो हम कहानी पढ़ेंगे वो इन दोनों से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। तो हम ये मान सकते हैं इसको उस कहानी के आधार पर भी कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन या तो कन्नौज से रहा है या फिर दक्षिण से रहा है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जालोर। अब आगे, अभी मैंने मान लिया अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं और किसी ने इनको कन्नौज के गढ़वाल माना है और किसी ने इनको क्या माना है? दक्षिण के राष्ट्रकूट माना है। अब थोड़ा आगे, अब भी यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था, किस व्यक्ति ने आके इस वंश की नींव डाली थी, किसने इस वंश का आगे विस्तार किया था? कहते हैं कि एक व्यक्ति थे राव सिंहा। राव सिंहा। राव सिंहा को राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कह सकते हैं। मूल पुरुष इसको कहा जाता है, तो राव सिंहा कहा जाता है। अब बात ये सिंहा कौन था? सिंहा की अगर हम बात करें तो हमने एक नाम पढ़ा पीछे, कन्नौज। क्या पढ़ा था? कन्नौज। कन्नौज में एक राजा थे सेतराम जी। राजा कौन थे आपने? सेतराम। सिंहा इस सेतराम का पुत्र था। किसका बेटा था? तो सेतराम का बेटा था।
अब बात ये हुई कि कहते हैं कि सेतराम के 100 बेटे थे। कितने बेटे थे? 100 बेटे थे। अपने तो राजस्थानी में दुआ ही है, 49 सियो बड़ो सिया बड़ा 50, कि 49 बेटों से तो सिया बड़ा था और सिया बड़ा 50। अब आप कैलकुलेशन कर लेना भी सिया कितने नंबर पे आता है। 49 सियो बड़ो सिया बड़ा 50। कहानी आगे ये कहती है कि जब सिया पैदा होने वाले थे, जो अपने सेतराम ने एक दाई को कहा, दाई आप समझ गए, डिलीवरी कराने वाली नर्स, दाई को कहा कि जब भी बच्चा पैदा हो तो उस समय का जो टाइम देखने का जो आधार था वो छाया थी, चंद्रमा की छाया देख के बताते या सूर्य की छाया देख के बताते, भी उस पर तो लाइन लगा देना, बाद में ज्योतिष को बुलाएंगे और वो आगे उसका उसी के आधार पर इसका क्या होगा, सिया का भाग्य निर्धारित होगा। अब जब सिया पैदा हुआ तो उस दाई के दिमाग से निकल गई बात भी क्या करना है उसको। हालांकि बाद में 10-15 मिनट बाद याद आया कि अरे राजा जी ने कहा था भी जो लाइन खींचनी है, लेकिन यहाँ पर तो पल पल में भाग्य बदलता है। लेकिन बाद में जब 10-15 मिनट बाद में लाइन खींची गई, तब ज्योतिष को दिखाया गया कि देखिए, भी ज्योतिष को लेके ये सेतराम जी तो देखो हमारे बेटा हुआ, इसका भाग्य क्या है। तब ज्योतिष ने कहा कि इसका तो भाग्य थोड़ा मुझे दुर्गति सी लग रहा है। कैसे? कि अगर इस बेटे का मुंह बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा। अब सिया ने कहा अपने को देखने की क्या जरूरत है, अपने तो खूब सारे बेटे हैं। तब सिया ने अपने जलादों को बुलाया कि जाओ और इसको जंगलों में फेंकाओ। जलाद आए। अब जलाद भी बेचारे इतने कठोर मन के थे नहीं, उन्होंने सोचा कि यार एक दिन के बच्चे को तो क्या ही मारेंगे, तो इन्होंने उस बच्चे को नीचे जंगलों के अंदर एक गुफा के अंदर फेंक दिया। और कहते हैं कि वहाँ पर उसी दिन एक शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया था और वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। और सिया लुढ़कता लुढ़कता शेरनी के पास चला गया। शेरनी ने सोचा कि मेरा बच्चा है, तो शेरनी ने अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। फिर वही डार्विन का अनुकूलन का सिद्धांत, जैसी परिस्थितियाँ वैसा ही इंसान बन जाता है। अब जब सिया धीरे धीरे शेरों के साथ बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उनके जैसा ही बिल्कुल व्यवहार करने लगा, उनके जैसे चले, हाथों से चले, उनके जैसे दहाड़े, खूब सारी परिस्थितियाँ के सारे जो आचरण थे, सारे जो काम थे शेरों जैसे करने लगे थे। अपने जगह पड़ती थी पाली, पाली में रहा करते थे पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण। इनका जो मूल काम था, व्यापारी थे, इधर उधर घूम के व्यापार किया करते थे। एक दिन कहते हैं कि ये पालीवाल ब्राह्मण कनौज की तरफ जा रहे थे, जंगलों में जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि 4-5 शेर आपस में लड़ रहे हैं। उन 500 के बीच में एक आदमी लड़ रहा है और वो आदमी उन चारों को भगा भगा के मार रहा है। तो ये डर गए भी ये क्या कोतक हुआ, 20 शेरों के बीच में आदमी लड़ रहा है। तो ये ब्राह्मण जाके इन्होंने सेतराम जी को कहा, सेतराम जी ऐसे ऐसे करके हमने तो आज आपके जंगलों में इतना भयंकर कोतक देखा कि 5 शेर लड़ रहे हैं आपस में, और उन 500 के साथ एक आदमी मनुष्य लड़ रहा है जो 5 और चारों को मार रहा है। सेतराम ने कहा कि सुबह सुबह मैं मिला तुम्हें। तो फिर बाद में वहां पर कुछ जलाद बैठा था, उसने कहा कि सेतराम जी अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि तो जा बता भी, बुरा क्यों मानना, अगर मेरी गलती होती तो मेरी गलती को क्षमा करना। बोला तेरे साथ को आप तो बता कि आपका जो बेटा हुआ था ना, वो 51 नंबर वाला, उसको तो हम मार के नहीं आए थे और गुफा में छोड़ आए थे, हो ना हो ये वही बेटा है। तब कहते हैं सिया ने आर्मी भेजी, 2-4 आदमियों से आए नहीं, वो सिया ने आर्मी भेजी और वहाँ पर सिया को लाया गया और वो दहाड़े और फिर उसको यहाँ पर रहने लगे। उसको यहाँ पर लाने के बाद कुछ अनाज वगैरह खिलाए गए। वो बोले कहाँ के कच्चा बच्चा मांस खाता रहता है, कुछ और खिचड़ा रबड़ी दलिया भी खाया कर, ये भी खाने की चीज़ होती है। फिर वही बात डार्विन का अनुकूलन का सिद्धांत, जिस परिस्थितियों में आप रहते हो उसी में आप ढल जाते हो। धीरे धीरे उनमें ढल गया था और उसके नाखून वाखून काटे गए, कपड़े पहनाए गए, क्या जिंदाबाद की तरह घूमता रहता है, कपड़े पहनाए गए उसको। अब थोड़ा सा मामला सेट हुआ। ये पालीवाल ब्राह्मण है, तो ये पालीवाल ब्राह्मण थे, वापिस आते हैं। उन्होंने आके सेतराम जी से कहा कि और सेतराम जी कैसे, बोले मजे अपने तो, बोले जो हम जो आदि बता के गए तो बोला ये बैठाइए, बोला अब तो नहीं करता, कहा बस बिल्कुल सेफ रहता है, कभी कभी कच्चा मांस खा लेता है लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं है। उनकी ये दिक्कत थी। पालीवाल ब्राह्मण ने बताया कि हमारे कोई इस साइड में राजा नहीं है, अगर कहीं राजा नहीं है उसके कारण डाकू में लूटपाट कर जाते हैं, तो मैं थोड़ा डर भी लगा रहता है कि क्यों ना आपका एक बेटा हमारे पास भेज दो,
और वो वहां जाकर राज करने लग जाएगा, हम उसको टैक्स वैक्स दे दिया करेंगे। तो सेतराम ने कहा कि ले जाओ भी, खूब सारे शो है, आपको जो अच्छा लगे वो ले जाओ। इसमें ब्राह्मण का वो नहीं, ये चाहिए, कौन चाहिए, सिया। और कहते हैं कि पहली बार ब्राह्मण सिया को वहां पर लेके आए थे। और अपने बाढ़ में एक जगह पड़ती है खेड़, क्या जगह पड़ती है, खेड़। सिया यहाँ आता है और खेड़ को अपनी पहली राजधानी बनाता है। पहली राजधानी कौन सी बनाई थी, खेड़। पहली राजधानी कौन सी बनाई अपने, खेड़। और सिया ने डाकुओं को यहाँ से उस इलाके से मार के भगा दिया था और यहाँ पर राज करने लग गए थे। और बाद में कहते हैं कि सिया लड़ता हुआ मारा गया था। और इसकी यहाँ पर जगह प्रतिबाट में अपने एक बिट्ठू, और यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। क्या बनी है, बिट्ठू के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। तो याद रखना भी, राव सिया को राठौड़ों क्या कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। और खेड़ को इसने अपनी मारवाड़ में, ये पूछ ले कि मारवाड़ के राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी थी, तो खेड़ थी। और राव सिया की छतरी कहाँ बनी, आपके बिट्ठू में इनकी छतरी बनी हुई है। अब जब इतने बड़े राजा हुए तो लोग तो इनके तो बाद में आने वाले राजाओं ने सिया को याद रखा, याद रखने का इनकी फोटो वगैरह बनवाई। और जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में इनकी फोटो बनाई। चित्र कैसा था, चित्र ऐसा था भी, एक 4 शेर लड़ रहे हैं, 4 शेरों के बीच में एक आदमी लड़ रहा है। तब वहां पर एक आता है अंग्रेज। तब अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने फोटो को देखा और अंग्रेज के मन में बहुत जानने की इच्छा हुई। तो अपने वाले कहानियां सुनाई भी, हमारे राव जी थे, सिया जी थे, जो शेरों के साथ रहा करते थे। तो उस फोटो को कैप्चर करके, उस फोटो को ध्यान में रखते हुए उस आदमी ने एक बुक लिख दी, द जंगल बुक। वो अंग्रेज था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग व्यक्ति कौन था, वो रुडयार्ड किपलिंग था, जिसने बुक कौन सी लिखी, द जंगल बुक। द जंगल बुक। शायद द जंगल बुक नाम आते ही आपके माइंड में आया मोगली। आपको तो मोगली वाला कैरेक्टर याद है। वो मोगली वाला कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमारे राव सिया से मिलता जुलता है। हम मोगली को याद करते हैं लेकिन अपने इस महान राजा राव सिया को भूल गए, क्योंकि हमारे राजा की एक कहानी से एक अंग्रेज इतना बड़ा नोबल लिख गया कि 1907 में इस द जंगल बुक को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार। इंग्लिश लिटरेचर का पहला कोई नोबेल था जिसे नोबेल पुरस्कार, पहला कोई उपन्यास था जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। और रुडयार्ड किपलिंग पहला अंग्रेज जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अपनी इस राजा की कहानी से वो तो खूब सारी फिल्में बना गए थे। एक फिल्में बना गए थे, जो फिल्म बना गए थे उस फिल्म ने भी शायद ऑस्कर जीता था। हाँ, वो मोगली वाली फिल्म जो बनाई थी उसमें उसने ऑस्कर जीता है। तो अपने राजा की कहानी से अंग्रेज इतने विख्यात हो गए थे, तो अपने को याद रखनी चाहिए। ये थे अपने राव सिंह जी। अब इनसे आगे भी अपने राठौड़ों की जो वंशावली है वो राव सिंह से शुरू होती है। हम मानते हैं कि राव सिंह से अपनी वंशावली शुरू होती है, लेकिन हम एक पिछले हमने एक अभिलेख पढ़ा था 997 का अस्थिकुंडी अभिलेख, पाली के अंदर जगह पड़ती है अस्थिकुंडी का अभिलेख, जिसमें हमने एक राजा पढ़े धौल राठौड़ का जिक्र किया था। वो लेकिन वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए थे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा अपने पास बातें नहीं है, ना अपने पास उनके पास कोई एविडेंस है। तो हम जो भी राठौड़ों की जो डायनेस्टी वो हम कहाँ से शुरू करते हैं, राव सिंह से शुरू करते हैं। अब आगे अगले जो राजा बने वो थे दुहड़। अगले राजा कौन थे अपने, दुहड़। कहते कि एक दिन कहानियां कहती है कि दुहड़ अपने ननिहाल गए हुए थे, तो ननिहाल में किसी ने टोंट मारा कि तुम्हारी तो कोई कुल देवी नहीं है। तो दुहड़ घर आके रोने लगे। तो मम्मी से पूछा कि हमारी कोई कुल देवी क्यों नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारी कुल देवी तो दक्षिण में कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो कहते हैं कि दुहड़ कर्नाटक गए और कर्नाटक से अपने कुल देवी नागनेची माता, याद रखना भी राठौड़ों की कुल देवी कौन सी, अपने नागनेची माता। कुल देवी कौन सी है, नागनेची माता। नागनेची माता की मूर्ति ले गए, लेकिन कहानी अपनी ये आगे ये कहती है कि नागनेची माता ने कहा कि मैं तेरे साथ चल तो लूंगी, लेकिन अगर तूने जिस जगह पीछे मुड़ के देखा ना, मैं उससे आगे नहीं जा पाऊंगी।
और मैं मेरा मंदिर वही बनाना पड़ेगा। कहते कि जब राव दुहड़ नागणेची माता की मूर्ति लेकर आ रहे थे तो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है नगाना। कौन सी? नागाना। कहाँ पर है? यहाँ बाड़मेर में। यहाँ पर आके राव दुहड़ रुक गए थे, पीछे देख लिया था, अब इससे आगे मूर्ति गई नहीं, तो राव दुहड़ ने नगाना में ही नागणेची माता का मंदिर बना दिया। नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता का मंदिर। ये ना, ये देखो कर्नाटक वाली बात, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि राठौड़ों का अस्तित्व कहीं ना कहीं दक्षिण में रहा है। हमने पहले पढ़ा नहीं, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश से कोई ना कोई इनका कनेक्शन जरूर है। जब ये राष्ट्रकूट दक्षिण से इनका कोई व्यक्ति कनौज आया होगा, कनौज से कोई निकलते निकलते आगे किधर आगे होंगे? मारवाड़ की तरफ आगे होंगे। हम इसी में एक बात तो थोड़ी अलग सी हो जाएगी, इसे बता देता हूँ। दुहड़ का एक भाई था धंधल, इस धंधल का बेटा था पाबू। हमारे एक लोक देवता है, पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता पाबू जी महाराज, वो दुहड़ के भतीजे। उनके बारे में पढ़ेंगे, बाबू जी के बारे में खूब सारी बातें पढ़ेंगे आगे, लेकिन आप याद रखना, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं याद आना चाहिए। बाबू जी के पिता कौन है? धंधल। धंधल किसका भाई है? दुहड़ का। तो बाबू जी किसके भतीजे हो गए? दुहड़ के भतीजे हो गए। अब इससे आगे ये धंधल जी के बारे, धंधल दुहड़ जी के बारे में इतनी बात याद रखनी है। ये अपने कुल देवी की माँ मूर्ति कहाँ से लेके आए थे? तो कर्नाटक से लेके आए थे। और मंदिर कहाँ बनाया था? तो नगाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर बनाया था। अब इससे आगे और पढ़ते हैं। अगले जो अपने राजा हैं वो है मल्लिनाथ जी। कौन है? मल्लिनाथ। अब तक मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी है खेड़। अब मल्लिनाथ ने सोचा भी खेड़ में पार नहीं पड़ रही, तो ये अपनी राजधानी को थोड़ा मूव करते हैं, और मल्लिनाथ जी अपनी राजधानी गए थे मेवानगर। बाड़मेर में जगह पड़ती है मेवानगर। कहाँ आए थे? मेवानगर। इसे आप बोल सकते हो राठौड़ों की दूसरी राजधानी, राठौड़ों की दूसरी राजधानी। राठौड़ों की दूसरी राजधानी। और मल्लिनाथ जी अपने पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता ही हैं। तो और इतने विख्यात लोक देवता हैं कि जो बाड़मेर वाला क्षेत्र वो इन्हीं के नाम पर है, और इनको बाड़मेर वाले क्षेत्र को बोलते हैं मलानी। कौन क्षेत्र बोलते हैं? मलानी क्षेत्र। किन के नाम पर बोलते हैं अपने? तो मल्लिनाथ जी के बारे में बोलते हैं। हम पढ़ेंगे जब लोक देवी देवता पढ़ेंगे तब मल्लिनाथ जी के बारे में। इनकी पत्नी भी थी, वो भी लोक देवी हुई हैं। तो अब ये पूछ ले कि मारवाड़ के राठौड़ों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मेवानगर। कौन लेके आए थे? मल्लिनाथ जी। और बाड़मेर वाले क्षेत्र क्या बोलते हैं? मलानी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मल्लिनाथ जी के कारण बोलते हैं। अब आगे, मल्लिनाथ जी का एक बेटा था जगमाल। बेटा कौन था? जगमाल। रुकना भी थोड़ा सही कर लेते इसको, सही से समझ में आ जाएगा आपके। मल्लिनाथ जी के बेटा का क्या नाम था? जगमाल। और कहते हैं कि जगमाल बड़ा ही बदमाश टाइप का था। चलता है, किसी से लड़ लिया, किसी थप्पड़ मार दी, किसी को कर दिया। इतना बदमाश था कि इतने चाचा को पीट दिया। लेकिन वो कहते हैं कि अपने बाड़ में गांव पड़ता है सिडनी। गांव कौन सा है? सिडनी। कहते हैं एक दिन सिडनी गांव की जो लड़कियां थी वो कोई पानी भरने गई हुई थी, और उधर से गुजरात का कोई सेनापति आ रहा था, तो उस गुजरात के सेनापति ने इस गांव की लड़कियों को उठा लिया। अब जनता कहाँ जाए? जनता जब मुसीबत होती है राजा जी के पास जाती है, और आज मल्लिनाथ जी के पास गए कि मल्लिनाथ जी ऐसे ऐसे करके गुजरात का सेनापति अपनी लड़कियों को उठा ले गया। तो मल्लिनाथ जी का छुटाएंगे, हम युद्ध करने जाएंगे, छुटाया जाएगा। जब वो तैयारियां मेरे कर रहे थे, जगमाल आया बाहर से। जगमाल ने कहा, ओ डैडी आज किधर? मंगते लिचड़, तू तो इधर उधर लड़ाइयाँ करता घूमता रहता है, तुझे क्या पता कि आज अपने ना वो गुजरात का सेनापति में लड़कियों को उठा ले गया। ये बात जगमाल के कहीं ना कहीं लगी, उसके मन में जाके ठेस लगा। तो आप जयकांत सिकरे का इगो हट नहीं कर सकते इस बात से। जगमाल का इगो हट किया, तब उसने कहा कि डैडी आप तो रहने दो, मैं जाऊंगा। बोला तू रहने दे रहा है, तू कहीं बीच बात में लड़ लड़ा के वापस आ जाएगा, मेरे को जाने दे। बोला आप चिंता ही मत करो, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं लड़कियों को छुड़ा के लेके आऊंगा। अब उन लड़कियों को ले जाकर कहाँ रखा गया था? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद। अब बोले भी
आक्रमण कहाँ करना है, बोले अहमदाबाद करना है। बोले किसी ने कहा कि कर मत देना, वहां पर राजा की राजकुमार रहती है गिंदोड़ी। कौन सी राजकुमारी, क्या नाम है, गिंदोड़ी रहती है, और चारों तरफ से भयंकर पहरा है, अपने छोड़ो परिंदा पर नहीं मार सकता। फिर जगमाल ने कहा कोई तो रास्ता होगा, केवल एक रास्ता है। और शुक्रवार के दिन गिंदोड़ी पीर बाबा के दर्शन करने बाहर आती है, और उस समय उसके साथ कोई भी सैनिक नहीं होता, सुरक्षा नहीं होती, बिल्कुल सेफ आती, अकेली आती है अपने दासियों के साथ। अब बोले चलो अपने जगमाल और इसके कुछ 15-20 जो डंके डंके बॉडी बिल्डर दोस्त थे, उन्होंने अपनी सेना बनाई और कुछ घोड़े लिए और व्यापारियों का भेष बनाया, और जाकर जो पीर बाबा की दरगाह थी उसके बाहर जाके बैठ गए। और कोई भी आता जाता पूछे, बोल क्या काम, आवाज लगाई घोड़े ले लो, घोड़े ले लो, मलानी के प्रसिद्ध घोड़े ले लो। और अपने तो मलानी के घोड़े वैसे ही प्रसिद्ध है। तो अब जब कोई भी आता जाता पूछे कि घोड़े कैसे दे रहे हो, तो ये 3,000 रुपये वाले घोड़े का रेट बताए 30,000, 4,000 का बताए 40,000, 35,000 ऐसे। बोले आपके तो घोड़े बहुत महंगे, बिकेंगे नहीं। इसने सोचा बेचना किसको है। तब जो अपने किसी ने बताया कि जो सिल्ली गांव की लड़कियां थी वो उनकी दासी, गिंदोड़ी की दासियां बनी हुई थी। कोई काम करे, कोई कुछ अलग अलग काम कर रही थी। कहते कि बृहस्पतिवार को वहां जाकर बैठ गए थे। एंड टाइम शुक्रवार के दिन अगले दिन गिंदोड़ी आई अपने दासियों के साथ, अपनी वाली जो इधर वाली जो लड़कियां गई थी उनके साथ लेकर आई, जो उनके पीछे पीछे चल रही थी। कोई हाथों में फूल ली हुई थी, कोई थाली ली हुई थी, कोई कुछ ली हुई थी। अब जब वो लड़कियां पास में आई तो जो सैनिक थे उन्होंने अपना जो मुंह के आगे बांध रखा था हटाया, तो लड़कियों ने अपने वालों को पहचान लिया। वे अपने वाला कौन नहीं पहचान लिया। तो उधर सैनिकों ने भी उनको पहचान लिया। तो सैनिकों ने कहा आ जाओ, तुम तो हमारे साथ आ जाओ। कहते हैं उन सैनिकों ने उन लड़कियों को बिठाया, और जगमाल गिंदोड़ी को बिठा लेता है। किसको बिठा लिया था, गिंदोड़ी को बिठा लिया था। और आगे जब अहमदाबाद से मेवा नगर आते आते गिंदोड़ी को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। और जब तक गुजरात के सेनापति को पता चला, ये लोग वहां से निकल चुके थे। और आगे गिंदोड़ी को साथ में जगमाल इसलिए भी लेके आया था, कल को मान लो अगर सेना पीछे आ रही है तो थोड़ा सेफ रहेंगे ना। वो बोलते हैं ना किडनैप करके ले जाते हैं, आप हमारी लड़की को छोड़ दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह को सेफ करके लेकर भी हम सेफ रहेंगे अगर गिंदोड़ी हमारे साथ रहेगी। लेकिन गिंदोड़ी जगमाल से बेहद ज़्यादा प्यार करने लगती है। और जब यहाँ पर आने के बाद जब इनका जो गुजरात का सेनापति पीछे पीछे आ रहा था, तो किसी ने कहा भी गिंदोड़ी को तो वापस सौंप, मल्लान जी ने कहा कि गिंदोड़ी को वापस सौंप दो। तो जगमाल ने कहा सौंप दो भी, गिंदोड़ी को तो वापस जाने दो, इसको तो हम सुरक्षा के कारण लेके आए थे, इसको वापस जाना है, यहाँ क्या करेगी। लेकिन जब लोगों ने जाके सैनिकों ने कोई सैनिक गया था वहाँ पर, तो बोले राजकुमार जी आपके सैनिक, आपके जो सेनापति हैं वो आए हैं और आप चलिए। तो गिंदोड़ी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊँगी। जगमाल ने पूछा बोले क्यों नहीं जाएगी, बोले मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तो आप शादी करूँगी। लेकिन जगमाल कहता है कि तू अलग धर्म की, मैं अलग धर्म का, कैसे शादी हो सकती है। गिंदोड़ी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, प्यार ये चीज़ें नहीं देखता है, तो मैं तो आपसे शादी करूँगी। बाद में कहते हैं गिंदोड़ी ने यहीं पर शादी कर ली थी, जगमाल के साथ शादी की थी। जिस दिन जगमाल गिंदोड़ी को लेके आए थे उस दिन गणगौर का त्यौहार था। तो आज भी अपने मेरी मम्मी आपकी मम्मियाँ गणगौर पे गीत गाती, गिंदोड़ी गीत गाए जाते हैं। हम गिंदोड़ी के गीत गाते जरूर, हमें ये नहीं पता गिंदोड़ी कौन थी कैसे थी। अपने तो खूब से राजस्थानी का दोहा ही है कि गिंदोड़ी वळती धरा गुड़ले ऊपर गाल, गिंदोड़ी वळती धरा गुड़ले ऊपर गाल, मंडल सुलझाए मर्द माल्यरो जगमाल। तो ये अपने बात किसके बारे में बात होगी, मल्लीनाथ जी के बारे में बात होगी। और अब इससे आगे का हम मारवाड़ का इतिहास शुरू कर चुके हैं। पिछले जो 15-16 भाग हम मेवाड़ का पढ़ चुके थे। मैं आशा करता हूँ कि आप उन वीडियोस को जाके देखोगे और कंटिन्यू पढ़ोगे, अच्छे नोट्स बनाओगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आज हम मारवाड़ का इतिहास शुरू कर चुके हैं। मारवाड़ में हमने मारवाड़ का भौगोलिक विस्तार देखा, मारवाड़ वंश की उत्पत्ति देखी कैसे हुई थी, कौन यहाँ पर लेके आए थे। हमने सबसे पहले पढ़ा राव सिंहा को पढ़ा, फिर उसके बाद दुहड़ जी के बारे में बातें पढ़ी, फिर हमने मल्लीनाथ जी के बारे में बातें पढ़ी। मैं अगली वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।